विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय है गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका जवाब है कि एक दिन जब धनराम तेरे का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जबान की चाबुक का उपयोग करते हुए, अर्थात उस पर व्यंग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है। कहने से तात्पर्य यह है कि वो सदैव से लोहे का ही कार्य करता आ रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहाँ विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। कि उसके दिमाग में लोहे का ताप है, विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा, अर्थात विद्या का असर नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि वो अधिक पढ़ाने लिखाने योग्य नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ कि पिता ने उसकी धोंकने जिससे आग और अधिक प्रदीप्त होती है, फूंक मारी जाती है, पिता ने उसे धोंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर लिया और फिर हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। उपर्युक्त इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अगला प्रश्न है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका जवाब है कि बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, तो इन सभी बातों से धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अगला प्रश्न है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। इसका जवाब है कि धनराम को मोहन के हथौड़े चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य तो हुआ, किंतु अधिक आश्चर्य उस बात का हुआ, यहाँ चर्चा की गई है कि धनराम उसकी कार्य कुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर हुआ कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम को कैसे कर रहा था। और इसी बात का आश्चर्य धनराम को हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो इसका जवाब है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यही देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही, इसलिए लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय कहा है। अगला प्रश्न है कि मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों।
तो ये हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि जब धनराम ने उनके लिए कहा था कि तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, उस कथन के लिए पूछा गया है कि क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है, उसको लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट होती है, अर्थात मुंह के द्वारा कहे गए वाक्य होते हैं। ये चोट कभी न भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो आगे नहीं पढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गए, लोहार के पुश्तैनी काम में लग गए। अगला प्रश्न है कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो यह वाक्य किसने और किससे कहा? तो प्रयुक्त वाक्य पंडित वंशीधर ने अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहा, जो लखनऊ का निवासी था, और इसलिए कहा था कि उसने अपने साथ मोहन को अपने साथ ले जाकर पढ़ाई कराने के लिए बोला था। और बिरादरी का यही सहारा होता है, यह किस प्रसंग में कहा गया है? जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपर्युक्त बात कही है कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो यह किस आशय से कहा गया कि बिरादरी का यही सहारा होता है? तो वंशीधर ने उपर्युक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता अर्थात आभार के भाव के आशय से कहा है। वंशीधर के कहने का आशय यह था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर वो एक दूसरे की सहायता करें। फिर आगे पूछा है कि यह क्या कहानी के आशय में यह स्पष्ट हुआ है कि बिरादरी का यही सहारा होता है? कि इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा न हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया था। तो इसलिए ये स्पष्ट नहीं होता है इस कहानी के आधार पर कि बिरादरी का यही सहारा होता है। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि किसके लिए कहा गया है। तो ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। दूसरा है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यह किस प्रसंग में कहा गया है, किस प्रसंग के लिए कहा गया है? तो इसका जवाब है कि जब मोहन ने भट्टी पर बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडोल बना दिया था। जो त्रुटिहीन अर्थात कुछ कुछ गोली थी वो, जिसमें कुछ कमी थी, तो उस कमी को पूर्ण करके और सुडोल बिल्कुल गोल बना दिया था, तब उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य से ये बताना है प्रश्न कि यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद करके और उदारता का परिचय दे रहा है या देता है। अगला प्रश्न है, गांव और शहर
दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। इसका जवाब है कि गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। गांव में उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा। शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना। तो गांव में तो वो साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं से संघर्ष कर रहा था, जबकि शहर में दिन भर नौकरों की तरह काम कर रहा था। मामूली से स्कूल में ठीक से पढ़ाई का मौका नहीं मिला था। इन सभी संघर्षों से उसे गुजरना पड़ा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों अर्थात कमियों पर विचार करें। तो मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत शिक्षक हैं। वे एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी सहयोग के बिना अकेले ही पूरी पाठशाला को चलाते हैं। वे अनुशासन प्रिय शिक्षक हैं और दंड देने में विश्वास रखते हैं। तो इन विशेषताओं के साथ उनमें कुछ खामियां, कमियां भी हैं कि मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव का भाव गहरे बैठा हुआ था, कि मन में जातिगत भेदभाव का भाव गहरा बैठा हुआ था। इसलिए वे मोहन जैसे उच्च कुल के बालक को अधिक प्यार देते थे और धनराम जैसे निम्न कुल के बालक को दिमाग में लोहा भराए जैसे कटु वचन कहने से भी नहीं चूकते थे, जो कि एक शिक्षक को मेरे अनुसार कतई शोभा नहीं देता है। तो शिक्षक को सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए और उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति या ऊंच नीच संबंधी। अगला प्रश्न है कि गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है, चर्चा करें। तो इसका जवाब है कि गलता लोहा, गलत टाइप हो गए, गलता लोहा कहानी का अंत हमें केवल सोचने के लिए मजबूर कर छोड़ देता है कि कहानी के अंत से यह स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने केवल सृजन का सुख लूटा या पुनः अपने खेती के व्यवसाय की ओर मुड़ गए। सृजन मतलब वो स्वयं जो शिल्प कार्य कर रहा था, उसने धनीराम का पेशा अपना लिया, कि क्या उसने धनीराम का पेशा अपना लिया या फिर व्यवसाय किया या सृजन का काम करने लग गया। यदि लेखक उस समय मोहन के पिता को भी वहां लाकर खड़ा कर देता, जो मोहन की सही कला को पहचान कर अपनी जातिगत परंपरा को भुलाकर अपने बेटे मोहन को उसकी इच्छा अनुसार का काम करने की छूट दे देते। अगले जो प्रश्न है वो भाषा से संबंधित है। इसका प्रथम प्रश्न है कि पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित हैं, कि जो लोहार है उस जो कार्य करता है उससे संबंधित है। किसका क्या प्रयोजन है, अर्थात कौन सा जो वस्तु है वो क्या काम आती है, कौन सा शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है, तो शब्द के सामने लिखना है। तो यहाँ दिए गए हैं धोकनी, दरांती, संडसी, आफर और हथौड़ा। तो धोकनी से भट्टी में आग तेज की जाती है। ये हाथ से चलाने वाली भी होती है और पकड़ कर मारने वाली भी होती है। तो सामान्यतः लोहार के पास हाथ से चलाने वाली होती है जो कि हवा बनाती है। दरांती, दरांती से फसल और घास काटने के काम आती है। संडसी, संडसी से ठोस वस्तुओं को पकड़ा जाता है जिसको संडासी भी बोलते हैं। आफर, आफर जो होता है वो लोहे की दुकान को कहा जाता है। हथौड़ा, हथौड़े से ठोस वस्तुओं पर प्रहार किया जाता है। भाषा से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि पाठ में काट छाँट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे काट छाँट कर,
इस प्रकार के कई संयुक्त क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पुस्तक के वाक्यों में नहीं करना है, अपने अनुसार बनाना है। इस प्रकार से यहाँ दिए हुए हैं कि पहुँचते पहुँचते, जो कि संयुक्त क्रिया शब्द है, तो इसका वाक्यों में प्रयोग है कि कार्यालय से घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। अगला संयुक्त क्रिया शब्द है कि उलट पलट, तो इसका प्रयोग है कि बच्चों ने तो इस घर को उलट पुलट कर दिया है। अगला शब्द है थका मांदा या थका हारा, कि विद्यालय से रोहन बड़ा थका मांदा लौटा। अगला संयुक्त क्रिया शब्द है पढ़ लिख कर, इसका प्रयोग है कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। अगला शब्द है घूम फिर कर, इसका वाक्यों में प्रयोग है कि घूम फिर कर हम फिर वहीं लौट आए। भाषा से संबंधित तीसरा प्रश्न है कि बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग हुआ है उन संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला वाक्य है जिसमें बूते शब्द का प्रयोग हुआ है कि बूढ़े बंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं रहा। तो इसका संदर्भ है कि यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर के सामर्थ्य से किया गया है, अर्थात सामर्थ्य के संदर्भ में किया गया है कि वृद्ध हो जाने के कारण वंशीधर खेती का काम नहीं कर सकते, अर्थात वंशीधर में खेती का काम करने का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा है यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते। तो संदर्भ है कि यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग आश्रय के संदर्भ में किया गया है। किसी पुरोहिती के सहारे ही उन्होंने अपने घर परिवार का भरण पोषण किया है। अगला है कि यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। संदर्भ है यहाँ बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर के वश की बात के संदर्भ में आया है कि बूढ़े हो जाने के कारण इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना उनके वश की बात नहीं रह गई है। तो ये अंतिम प्रश्न है भाषा से संबंधित कि मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। कि ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। तो सर्वनाम तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात मैं हमसे जुड़े हुए प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कह सकते हैं, तुम आपसे जुड़े हुए मध्यम पुरुष, और दोनों से अलग वक्ता और श्रोता दोनों से अलग संबोधित करने के लिए अन्य पुरुष। तो यहाँ मोहन की जगह हम सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे कि आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दीजिए, यह कह सकते हैं तुम कि तुम बाजार से थोड़ा दही तो ला दो। फिर है कि मोहन ये कपड़े धोबी को दे दो। तो मोहन की जगह संज्ञा मोहन है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मोहन के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करेंगे तुम, या आप कर सकते हैं कि तुम ये कपड़े धोबी को दे तो आओ, या आप ये कपड़े धोबी को दे तो आए। फिर तीसरा है कि मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इसमें
मोहन की जगह तुम या आप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम 1 किलो आलू तो ला दो, या आप 1 किलो आलू तो ला दें। तो इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये संपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।